मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अपना करंट का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब से हम करंट का जो सेशन है उसमें वो भी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें लेकर चलेंगे, जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं हमारे वो भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम फैब से ही यहाँ इम्पॉर्टेंट डेज़ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जो 2 फेब है वहाँ आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम इसी से सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम रामसर साइट्स के बारे में जान लेंगे, क्या होती है ये रामसर साइट्स, तो थोड़ा हम इसका जान लेते हैं। देखो, रामसर साइट वो होती है कि जैसे कि नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे क्या होता है कि कई सारे देशों में आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, उन आर्द्र भूमि का क्या करना है, प्रबंध और संरक्षण करने के लिए, इनका प्रबंध और संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। यह किस स्थान पर हुई थी, तो यहाँ ईरान में एक स्थान, यहाँ संधि ईरान में हुई थी। और यहाँ जो संधि है वह कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी। लेकिन यहाँ प्रभावी कब हुई, तो यहाँ प्रभाव में जो है, या यहाँ संधि यूँ कह सकते हैं लागू कब हुई, तो यहाँ प्रभाव में जो है वहाँ 1975 में आई। ठीक है, और ये जो रामसर डे जो हम वेटलैंड डे मनाते हैं, तो वो वेटलैंड डे मनाने की स्टार्टिंग कब से हुई, अगर वेटलैंड डे मनाने की स्टार्टिंग पूछना है तो वहाँ 1997 से हुई है। ठीक है, तो रामसर साइट क्या होती है कि जो आर्द्रभूमि होती है, कई सारे देशों में क्या होता है कि कुछ आर्द्रभूमि होती है, उन आर्द्रभूमि का क्या करना है, प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी ईरान में। रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसको हम कहते हैं, वो 1971 में हुआ था। और जो प्रभाव में कब आया, तो 1975 से आया है। ठीक है, और भारत अगर इसका सदस्य पूछे तो वहाँ भारत जो है इसका सदस्य 1982 में हुआ है। ठीक है, तो ये थी रामसर साइट्स की बात में। अब उसके बाद में थोड़ा हम और देख लेते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो भारत की सबसे छोटी अगर बात करते हैं, सबसे पहले पहली बात कर लेते हैं कि भारत की सबसे पहली जो रामसर साइट्स हैं वो दो है। एक तो कौन सी है, चिल्का झील, और एक है केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि हमारे राजस्थान में है। ये दोनों के दोनों 1981 में रामसर साइट बने थे। ठीक है, भारत की सबसे पहली रामसर साइटें हो गई। फिर उसके बाद में सेकंड हम आते हैं कि सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है। सबसे छोटी जो है वहाँ हिमाचल प्रदेश की रेणुका है, जो कि 0.2 वर्ग किलोमीटर की ही है। और अगर बात की जाए सबसे बड़ी रामसर साइट की, सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी है सुंदरवन। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरवन जो है वहाँ सबसे बड़ी रामसर साइट है। फिर आता है रामसर साइट जो है वहाँ इंडिया में टोटल कितनी है, तो वहाँ 47 है। एक हैदरगढ़ जो है, हैदरगढ़ को मिला करके, हैदरगढ़ कहाँ पर है, तो यहाँ बिजनौर यूपी में है। इसको मिला करके अब जो इंडिया में रामसर साइट्स की जो संख्या है वहाँ 47 हो चुकी है। ठीक है, 47 हो चुकी है। और कुछ फिर ये जो रिसेंटली अभी शामिल की गई है, सुल्तानपुरा नेशनल पार्क है हरियाणा में, बिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झज्जर हरियाणा में, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नियर अहमदाबाद गुजरात में। तो दो तो है हरियाणा में और दो है गुजरात में। एक तो थोल लेक है और एक है वाधवाना। थोल लेक और वाधवाना ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, गुजरात में। और जो सुल्तानपुरा और बिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह है हरियाणा में। ठीक है, और इस बार की जो ये आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है वो कौन सा है, तो वहाँ 51 है। ठीक है, 51वां है। और इसकी जो इस बार की थीम रखी गई है वहाँ वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर रखी गई है। ठीक है, तो आई होप आप रामसर साइट के बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिल चुकी होगी।
ओके। और अगर वर्ल्ड की अगर बात की जाए, भाई भारत में तो कौन सी है सबसे बड़ी? सुंदरबन। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट रामसर साइट है वो कौन सी, कहां पर पड़ती है? तो वहां बोलिविया में पड़ती है। और अगर भारत में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में रामसर साइट कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, सॉरी, तो वहां पर आ जाएगा यूपी का नाम। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में जो है रामसर साइट की संख्या अकेली 8 है, तो वहां पर जो है वहां सबसे ज्यादा है। और अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइटें कहाँ हैं, तो वहां यूके में है। आई होप आप रामसर साइट के बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिल चुकी होगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आज के। मास्टर्स वर्ग में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो टाटा स्टील जो शतरंज का टूर्नामेंट है वह उसका एडिशन कौन सा है? तो वहाँ 84th एडिशन है इसका यहाँ। ठीक है, और जीता कौन है? तो विलिंग है, ये पर्सन जीता है। इसका नाम क्या है? तो ये हमारा 84th एडिशन है जो मैग्नस कार्लसन है। अरे यार, ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है। मैग्नस कार्लसन को आप देख सकते हैं ये कहाँ का है, तो यहाँ नॉर्वे का है। और ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो यहाँ नीदरलैंड में हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है। और अगर बात की जाए ये हमारे इंडियन का अर्जुन है जिसने चैलेंजर सेक्शन जो है वो जीता है। तो चैलेंजर सेक्शन अगर किसने जीता है, तो चैलेंजर सेक्शन जीतने की बात आती है तो वहां अर्जुन एरिगिस ने जीता है। ये अर्जुन एरिगिस की पिक है। और ये जो पिक है वहां है मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे का है। और इसने अपने करियर में ये 8 बार ये टूर्नामेंट जो है वहां जीत चुके हैं मैग्नस कार्लसन जो कि हमारे नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य या यूटी में मनाया जाता है? तो यहाँ स्पुतिक गस्टर जो फेस्टिवल है वहाँ लद्दाख में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल जो होता है वहाँ 2 दिन चलता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पेस और प्रॉस्पेरिटी जो होती है उसको पाने के लिए यहाँ क्या मनाया जाता है? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल जो है वहाँ लद्दाख में मनाया जाता है और 2 दिन का ये होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किस राज्य में महात्मा गांधी के लिए एक मंदिर, गांधी मंदिरम, और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्मृति वनम का निर्माण किया है? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश का स्टेट। आंध्र प्रदेश जो है, अब ये इन्होंने क्यों किया है कि इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ताकि हमारे जो आने वाले यूथ लोग हैं उनको यहाँ पता चल सके जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स थे वो कौन थे और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया। तो इसको पता रखने के लिए, इसकी जानकारी रखवाने के लिए ये आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने यहाँ स्मृति वनम और गांधी मंदिरम जो है इसका निर्माण किया है। आंध्र प्रदेश में किया है। आंध्र प्रदेश की मैंने सारी पिछले लेक्चर में आपको बता दिया कि वहां पर सीएम कौन है, ये सब कौन है। ठीक है, एसबीआई ने सूर्य शक्ति सेल नामक अपने समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल के माध्यम से और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो ये जो एसबीआई है उसने अपनी पार्टनरशिप की है टाटा पावर प्लांट के साथ की है। टाटा पावर प्लांट के साथ की है। और ये जो भागीदारी की है इसने टाटा पावर प्लांट के साथ, तो इसमें यहाँ क्या है, एसबीआई जो होगा वहाँ 1 मेगावाट तक के जो आप परियोजना होती है, चाहे वहाँ घर के यूज़ के लिए हो चाहे वहाँ बिजनेस के यूज़ के लिए हो, तो वहाँ आप ये उसको क्या कर सकती है, लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो एसबीआई ने सूर्य शक्ति सेल नामक अपने समर्पित किसके साथ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किसके साथ अपनी भागीदारी की है? तो वहाँ टाटा पावर प्लांट के साथ अपनी भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक का कौन सा संस्करण जनवरी 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो वहाँ आंसर है 11वां। जो भारत और ओमान का जो ये जॉइंट वेंचर जो हुआ है वहाँ 11वीं बैठक उसकी आयोजित की गई है नई दिल्ली में। हमारी तरफ से पार्ट लेने के लिए कौन गया है? तो वह हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार, ये जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार, ये हमारी तरफ से पार्ट लेने के लिए गए हैं। और कौन सी मीटिंग थी यहाँ? तो 11वीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी शॉप किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक नया सुविधा स्टोर व्यवसाय है? तो यहाँ जो शुरू किया गया है वहाँ एचपीसीएल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एचपीसीएल का अभी मैंने आपको बताया था कि इसका नया अध्यक्ष चुना गया है पुष्प कुमार जोशी, तो ऐसे रिलेट करके हुए पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अब आता है कि इसने किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया एक नया सुविधा स्टोर है। तो यहाँ क्या, डेली के जो सामान होते हैं वहाँ अब क्या करेगा, रिटेल व्यवसाय इसने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है? तो वहाँ एचपीसीएल ने किया है। जो इसका फर्स्ट ऐसा रिटेल स्टोर जो स्टोर है वहाँ बॉम्बे में इसने स्टार्ट किया है। और जो सेकंड अभी जो उसने रिसेंटली 31 जैन 2022 को जो 2 इसने और रिटेल स्टोर लगाए हैं, वो कहाँ पर लगाए हैं? तो कंपनी ऑटो केयर सेंटर एक तो बांद्रा में लगाया है और एक मिलेनियम रिटेल आउटलेट विशाखापट्टनम में लगाया है। तो 2 इसने अपने क्या लगाए हैं, 2 अपने इसने 2022 में 2 अपने रिटेल स्टोर न्यू ओपन किए हैं। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का हाल ही में किस कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका आंसर है टाटा ग्रुप। ठीक है, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। अब ये बंद क्यों हुई, क्या था, ये है कहाँ पर? तो सबसे पहले ये जो है वहाँ ओडिशा में पड़ती है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो ओडिशा में कलिंग नगर पड़ता है, वहाँ पर यहाँ है। कलिंग नगर में इसकी स्थिति है, कलिंग नगर में है। और यहाँ सालाना जो है वहाँ टन्स में अपना 1.1 मिलियन टन्स में यहाँ अपना प्रोडक्शन करती थी। जो 2022 का 2020 में क्या हुआ, इसको कोविड के कारण भारी लॉसेस का सामना करना पड़ा, तो इसलिए जो टाटा ग्रुप है उसने इसका क्या कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, अगर हम थोड़ी सी ओडिशा की बात कर ले, ओडिशा का वैसे भी अभी न्यू ही आया है, तो ओडिशा की अगर हम थोड़ी बात कर ले, तो जो ओडिशा है सबसे पहले जो इसकी कैपिटल की बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओडिशा की भी। तो ओडिशा की जो अगर कैपिटल की बात करें तो वो सबसे पहले थी कटक, ध्यान हो तो। फिर उसके बाद में 1948 का टाइम ऐसा था, 1948 में इसकी जो कैपिटल थी वहां भुवनेश्वर बनाई गई। ठीक है, भुवनेश्वर बनाई गई। और ओडिशा में जो हमारा फेमस क्या है, चावल, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? तो यहाँ ओडिशा में है। और अगर बात करते हैं ओडिशा की थोड़ी और, तो यहाँ पर थोड़े मैं नेशनल पार्क्स भी आपको बता देती हूँ। नेशनल पार्क्स जो हैं वो सबसे पहले आप देख लेना, सिमलीपाल है, गाहिरमाथा है, सतकोशिया है, गहिरमाथा, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये सारे थोड़े नेशनल पार्क्स भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये आई होप ओडिशा का थोड़ा क्लियर हो गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। ठीक है, इसकी कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय महिला स्थापना दिवस कार्यक्रम के समारोह को समर्पित किया? तो इसका आंसर है 30वीं। अभी जो 30वीं वर्षगांठ जो है वहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग की बनाई गई है अपन ने। ठीक है, अब ये लेडी कौन है? तो ये जो लेडी है वहाँ रेखा कुमार जो है वहाँ है, रेखा शर्मा है। तो ये सबसे पहले इसकी जो थीम थी, ये अभी जो वर्षगांठ इन्होंने मनाई है, इसकी जो थीम है वहाँ क्या है? तो शी द चेंज मेकर इसकी थीम है। यहाँ कहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वहाँ कब गठित हुआ है? तो वहाँ हमारा 1992 में इसको गठित किया गया। मुख्यालय है वहाँ कहाँ पर है? तो वहाँ न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया है। चेयरमैन जो है वहाँ रेखा शर्मा, आपको अभी पिक में दिखाया गया है, रेखा शर्मा जो है वहाँ इसकी चेयरमैन है। नेक्स्ट जो है, प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना गेल द्वारा देश के किस राज्य में शुरू की गई है? तो अब देखो थोड़ा समझो, नेचुरल गैस और किसको मिलाया है? हाइड्रोजन। इन दोनों का जो मिक्सअप करके जो गेल है इसने क्या किया है? अपनी परियोजना लाया है। तो ये गेल की फर्स्ट मतलब भारत की क्या है? पहली परियोजना है ऐसी जो कि गेल द्वारा लाई गई है। कौन से राज्य में लाई गई है? तो वहां एमपी में लाई गई है। देखो थोड़ा सा हम इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गेल विल सप्लाई दिस हाइड्रोजन ब्लेंडेड नेचुरल गैस टू अवंतिका गैस लिमिटेड फॉर रिटेलिंग ऑफ सीएनजी ऑटोमोबाइल्स एंड पाइप्ड नेचुरल गैस टू हाउस होल्ड्स इन इंदौर। तो ये जो गेल है वो सबसे पहले तो जो गेल है वहाँ किसका जॉइंट वेंचर है? तो ये जो अवंतिका गैस लिमिटेड है इसके माध्यम से यहाँ क्या कर रहा है
ये सारा जो प्लांट है वहाँ अवंतिका गैस लिमिटेड में सेटअप होगा। जैसे कि ये जो नेचुरल गैस हुई और हाइड्रोजन जो हुई, इनका जो मिक्सअप है वो कहाँ पर किया जाएगा, अवंतिका गैस लिमिटेड में किया जाएगा। और फिर ये जो CNG है वो पाइपलाइन के जरिए क्या की जाएगी, इंदौर में जो होगा वहाँ पाइपलाइन के जरिए घरों घरों में भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये जो अवंतिका गैस लिमिटेड है वहाँ दोनों ही किसका जॉइंट वेंचर है अगर पूछे तो वहाँ गेल और HPCL का क्या है, जॉइंट वेंचर है। इंडिया हैज कमिटेड टू अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2017। अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2017 में हमारा टारगेट क्या है कि हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है। तो अगर ये करना है तो आपको क्या करना है, ये इसके लिए हेल्पफुल रहेगा, हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी जो होगी उसको मिक्सिंग करके हम इस गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारा हुआ है। अब देखो थोड़ा सो हम MP के बारे में, यहां पर MP आया है तो MP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो MP जो कि ब्रिटिश टाइम में, आपको पता हो ब्रिटिश टाइम में आपको पता हो तो ABCD ये ऐसी कैटेगरी बना दी गई थी प्रांतों की, जिसमें MP जो होता था उसको मध्य प्रांत बोला जाता था। क्या बोला जाता था, मध्य प्रांत। हार्ट ऑफ इंडिया, अगर हार्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वहाँ कौन है, हमारा MP है। MP में और कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है जो कि अभी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन जो है वहाँ कहाँ पर है, तो वहाँ MP में पड़ता है। और उसके बाद और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं नेशनल रिसर्च, जैसे कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सोयाबीन हो गया, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस की बात की जाए तो ये जो वीड साइंस है ये हमारे जबलपुर में है। राजा रमन्ना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी MP में है। राजा रमन्ना हो गया, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन हो गया जो कि सोया सिटी भी इसको कहते हैं MP को, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइंस हो गया जो कि जबलपुर में है। थोड़े से और अगर उसकी बात कर ले इंस्टीट्यूट की, तो इनके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल साइंस कहाँ पर है, तो यहाँ भी हमारे MP में है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो ये भी हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी MP में पड़ता है। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट जो है सेंटर, इनकी भी बात कर ली गई, तो MP जो है वहाँ आपके क्लियर हो गया होगा। ऐसे ऐसे साथ में रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है, साथ साथ में वो टॉपिक्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे MP के बारे में ही है कि MP में नर्मदा नदी के किनारे कुछ जो ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं डायनासोर के लाइक, तो वो सब क्या हुए हैं, मिले हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या किया गया है, जो भू पार्क है वहाँ पर स्थापित करने की बात कही है। ये एक लम्हेटा गाँव है, लम्हेटा गांव के किनारे ये सारे जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं वो हमें मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पर भू पार्क जो है वहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने गए हैं, तो हमारा आंसर आएगा पुर्तगाल। जो पोर्तुगल है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, जो हमारा पोर्तुगल है वो आएगा, देखो यहाँ पर ये है स्पेन,
स्पेन के पास में ही ये है, पुर्तगाल पड़ता है, ठीक है। और नीचे जो है वहाँ मेडिटेरियन सी है, स्पेन की राजधानी जो मैड्रिड है, पोर्तुगल की जो है वहाँ लिस्बन है, ठीक है। तो ये सारा आपका मैप भी हो गया। एंटोनियो कोस्टा जो है वहाँ कहाँ के प्रधानमंत्री वापस से चुने गए हैं, तो वहाँ पुर्तगाल के बने हैं। 2015 में यहाँ उसके बाद में वापस से इनको नियुक्त किया गया है। शियोमारा कास्त्रो को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है, तो कौन है ये शियोमारा कास्त्रो, तो यहाँ है हॉन्डुरस। हॉन्डुरस की इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। तो हॉन्डुरस कहाँ पर मैप में पड़ता है, तो हॉन्डुरस की जो सिचुएशन है, देखो ये ऊपर वाला जो है वो हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और ये जो है वह हमारा साउथ अमेरिका है। इन दोनों के बीच में ये जो आप स्थान देख रहे हैं, एक सेकेंड, इन दोनों के बीच में ये जो रेड कलर से हाईलाइट जो किया गया है उसको हम हॉन्डुरस कहते हैं। और हॉन्डुरस की जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो कौन बनी है, तो वहाँ शियोमारा कास्त्रो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वांगसोंग 12 मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल जो है किस देश ने लॉन्च की है, तो यहाँ लॉन्च किया है किसने, नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया ने इतना जो भारी तरह का जो मिसाइल जो सेटअप है वहाँ लॉन्च कब किया है, 2017 के बाद में, जस्ट अब 2022 में किया है। ह्वांगसोंग 12 मिसाइल जो कि क्या है, मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है वहाँ किसने जीता है, तो वहाँ PR श्रीजेश। ये जो PR श्रीजेश दिख रहे हैं आपको, PR श्रीजेश जो है इन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। अगर रानी रामपाल के बाद में यहाँ बात किया जाए, रानी रामपाल के बाद में यहाँ ऐसे सेकंड इंडियन है जिनको यहाँ अवार्ड मिला है PR श्रीजेश। यही वो है जिन्हें अभी जो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है वहाँ भी क्या है, मिला है। तो मेजर ध्यानचंद भी इनको मिला है अभी, और रानी रामपाल के बाद में ये दूसरे सेकंड ऐसे प्लेयर है जिनको यहाँ वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का जो केंद्रीय विषय है वहाँ क्या रहा है, तो उसका जो केंद्रीय थीम रही है वहाँ क्या रही है, एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो कि बजट से एक दिन पहले आता है। रियल टर्म जीडीपी इन 2022-23 जो कि हमने कल पढ़ा था बजट में कि जो हमारी 22-23 की जो जीडीपी है वहाँ कितने रहने का अनुमान है, तो 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात की जाए तो वहाँ कितने से ग्रो करेगी, 11.8 से। और अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ कितने से ग्रो कर रही है, तो 8.2 से। इंडस्ट्री कितने से ग्रो कर रही है, 11.8 करोड़ से, 11.8% से। और अगर बात की जाए सर्विस सेक्टर की तो सर्विस सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है 21-22 में, 8.2%, ठीक है। फिर सर्विस सेक्टर जीवीए एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 8.2% इन 20, ये वापस से इन्होंने वही लाइन लिख दी है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी अप्रोच क्या रही है, केंद्रीय विषय इसका क्या रहा है, तो वहाँ एजाइल अप्रोच करके रखी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वहाँ कौन जारी करता है, तो वो हम पब्लिश कौन करता है, तो ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हैं, ये भी अपन ने अभी करंट की क्लास में डिस्कस किया है। तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन, ये हमारे क्या है अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो ये तो पब्लिश करने से रहे, ठीक है। तो इसकी जगह इन्होंने जो प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, ठीक है, वो इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रॉस्ड $1600 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ एंड टच्ड $633.6 बिलियन एज ऑफ December 31, 2021, ठीक है। तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, सबसे पहले तो ये होता क्या है, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व की अगर बात करें, यहाँ पे खाली है थोड़ा, ये मैं बता देती हूँ फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। देखो बात की जाए फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन और एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है कि जब भी किसी देश का टफ टाइम आता है तो वहाँ क्या करता है, कुछ जो एसेट्स होता है वहाँ अपने पास क्या कर लेता है, रिजर्व रख के, मतलब रखना पड़ता है उसको, ठीक है। और ये जो रिजर्व होता है ना, वहाँ उस देश की खुद की मुद्रा में नहीं होता है, ठीक है। तो किस में होता है, तो सामान्यतः जनरली अगर देखा जाए तो वहाँ डॉलर में ये रिजर्व जो होता है वहाँ रखा जाता है, ठीक है। तो ये होता है फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। अब आते हैं ये फॉरेक्स रिजर्व के बारे में ये क्या कह रहा है, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो हमारा हाफ वाले यानी कि पहले के जो 6 महीने थे उसमें कितना पहुंचा था, तो 600 बिलियन का था। और जो नेक्स्ट के जो 6 मंथ है
दिसंबर तक वहां पर ये फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वहां 633.6 बिलियन तक पहुंच गया है। इंडिया वॉज द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, तो इंडिया का जो है वहाँ मेन तो यही बात है आर्थिक सर्वेक्षण में कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वहाँ कितना पहुँचा है, तो इंडिया जो है वहाँ फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व जो है उसके मामले में फोर्थ नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर कौन है, तो यहाँ पर चाइना है, ठीक है, जिसकी $3 ट्रिलियन है होल्डर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, ये नाम आ गया। ठीक है, फर्स्ट किसका है, चाइना, जिसकी कितनी है $3 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, और जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है। एज ऑफ एंड नवंबर 2021 टू अचीविंग $5 ट्रिलियन जीडीपी बाय फाइनेंशियल ईयर 25। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो थोड़े साल पहले मोदी जी ने ये बताया था कि जो हमें 2025 में हमारी जो जीडीपी होना चाहिए वहाँ कितनी होनी चाहिए, $5 ट्रिलियन होना चाहिए। तो अब इस गोल को अपन को क्या करना है, अचीव भी करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। इंडिया नीड्स टू स्पेंड अबाउट $1.4 ट्रिलियन। द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो अभी मैंने बताया कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वहाँ प्रिपेयर्ड किसके अंडर में किया जाता है, किसकी गाइडेंस में किया जाता है, तो वहाँ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अंडर इसको क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है। जो कि हमारे अभी प्रेजेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, जो कि मैंने अभी करंट क्लास में, अभी रिसेंट करंट क्लास में ये क्वेश्चन भी आया था, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। जो वी अनंत नागेश्वरन है वो कौन है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, लेकिन अभी इन्होंने ये पब्लिश नहीं किया है क्योंकि ये अभी ही अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जगह कौन करेगा, तो वहाँ करेगा प्रिंसिपल एडवाइजर। नेक्स्ट है हमारा, India has third startup ecosystem in the world after US and China। तो ये जो इंडिया है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में तो फोर्थ रैंक पे है। ठीक है, अब जो स्टार्टअप जो है, आपने अगर बजट में देखा होगा तो हमारे जो इंडिया है उसने न्यू जो स्टार्टअप लोग खोलते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रबंध किया है। क्या किया है, तो बजट में आपने पढ़ा होगा, बजट में ये घोषणा की गई थी कि जो भी नया स्टार्टअप जो लगाना चाहता है, ठीक है, उसको अब 3 साल तक के लिए तो उसको टैक्स फ्री किया ही गया था, तो अब से उसको क्या कर दिया है, 1 साल और कर दिया है। ठीक है, यानी कि अब उसे 3 साल तक तो उसको, जिसने भी न्यू स्टार्टअप किया है तो उसको 3 साल तक तो कोई टैक्स नहीं करना है पे, लेकिन अब क्या हो गया है, 1 साल उसको और बेनिफिट मिल गया, यानी कि 4 साल तक उसको कोई भी टैक्स के बारे में नहीं पूछेगा। इंडिया हैज़ थर्ड स्टार्टअप, इससे क्या हुआ है कि स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है। ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने से क्या हुआ है, जो इंडिया है हमारा वो कौन से आ गया इस रैंक पे, थर्ड रैंक पे आ गया। इन द वर्ल्ड आफ्टर, किसके सबसे पहले स्थान पर कौन है, अभी भी यूएस और कौन है, चाइना है। तो थर्ड रैंक पर जो है वहाँ हमारा कौन है, इंडिया है। नंबर ऑफ न्यू रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स इंक्रीज्ड टू ओवर 14,000 इन 2021-22 फ्रॉम 733 इन 2016-17। अब आप खुद देख सकते हो, ये डेटा आपके सामने है कि 16-17 में हमारा जो स्टार्टअप था वो कितना था, उसकी जो संख्या थी वह कितनी थी, 733। लेकिन अब हम कितने रैंक पर, अब हमारी कितनी संख्या हो गई है, तो वो 14,000 हो चुकी है। ठीक है, 44 इंडियन स्टार्टअप्स अचीव्ड यूनिकॉर्न स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टअप्स कितने हैं, 44, और अभी जो टोटल यूनिकॉर्न्स कंपनियां हो गई है वहाँ कितनी हो गई है, 83। अब आप पूछेंगे यूनिकॉर्न क्या होता है। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी जो होती है उसको तब दर्जा मिलता है, एक कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब जब दर्जा मिलता है जब उसकी जो सालाना आय होती है। ठीक है, दिल्ली हैज़ रिप्लेस्ड बेंगलुरु एज द स्टार्टअप कैपिटल। तो अब इसने और हमें क्या बताया है कि जो दिल्ली है, भारत का जो दिल्ली है, उसने क्या किया है, बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए वह स्टार्टअप में क्या बन गया है, आगे बन गया है। फिर हमारा इंडिया क्लाइम्ड 35 नॉचेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फ्रॉम 81st इन 15-16 टू 46th एंड 21। यानी कि अब जो है इंडिया किस में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मामले में भी कहाँ पर उसकी रैंक आ गई है, 46, जो कि पहले कहाँ थी, 81st पे। इंडिया हैज़ द 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो 10वें नंबर पर है यहाँ फॉरेस्ट एरिया के मामले में। नेक्स्ट हमारा आता है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस, जो कि मैंने अभी बताई है। ये कौन है, चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी। ठीक है, इनकी जो है जो चेन्नई सुपर किंग्स आंसर है इसका,
ठीक है, चेन्नई की सुपर किंग्स जो है वहाँ क्या बन गया है, द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस। ठीक है, ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।